नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है राजस्थान, जिला है जोधपुर। जोधपुर का एक इलाका है बोरानाड़ा। वहां पर आशीर्वाद नैनो कॉलोनी से शाम को कोई 4 बजे किसी ने थाने पर फोन करके 6 मार्च 2024 को ये बताया कि यहाँ के रहने वाले गोविंद की मां संतोष कंवर की किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस आई, मौके का मुआयना किया, डॉग स्क्वाड आया, एफएसएल की टीम आई, क्राइम ब्रांच की टीम आई, आसपास लोगों से जानने की कोशिश की गई। किसी तरह का कोई विवाद पड़ोसियों में या मोहल्ले में नहीं पता लगा। व्यवसाय का कोई विवाद, प्रॉपर्टी का कोई विवाद, किसी तरह का कोई विवाद नहीं पता लगा। परिवार ने यह बताया कि साहब 6 मार्च को 2 बेटे संतोष कंवर के थे। छोटा बेटा था गोविंद सिंह और बड़ा बेटा था नरसिंह। ये दोनों किराना की दुकान पर, गोविंद सिंह की दुकान पर दोनों भाई पहुंचे। घर में सिर्फ मां थी और छोटे भाई गोविंद की पत्नी मोना थी। जब दोनों भाई वापस किराना की दुकान से शाम को पहुंचे तो देखा मां अपने कमरे में लहूलुहान पड़ी हुई थी। पास में एक पेचकस था, पेचकस में खून के निशान थे और मां की जान जा चुकी थी। संतोष कंवर की उम्र 62 साल थी। संतोष कंवर की घर में पूछताछ हुई। मोना ने कहा मैं अपने कमरे में सो गई थी। बहरहाल मोना और घर की महिलाओं को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने पर बुला लिया। तमाम पूछताछ के बाद भी कुछ पता नहीं लगा। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। करीब 800 सीसीटीवी उसके घर से निकलकर मोहल्ले के बाहर जाने वाले और अलग अलग रास्तों से पहुंचने वाले 800 सीसीटीवी खंगाले गए और फाइनली एक व्यक्ति घर के भीतर जाता हुआ और आधे घंटे बाद घर से बाहर निकलता हुआ दिख गया। पुलिस ने उसको जीरो इन किया। जीरो इन करते करते उसका भी पता लग गया। उसका नाम राहुल था और वो बस स्टैंड का रहने वाला था। राहुल जहांगीर। उम्र थी 32 साल। सीड फैक्ट्री में वो काम करता था और उसी सीड फैक्ट्री में संतोष कंवर के छोटे बेटे गोविंद कंवर की पत्नी मोना भी काम करती थी। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी। घटना के 72 घंटे बीत चुके थे और राहुल जहांगीर पकड़कर थाने पर आ गया। सीसीटीवी फुटेज थी। उसे दिखाया गया कि ये देखो, ये तुम जा रहे हो और आ रहे हो, क्या करने गए थे वहां। मोना और दूसरी महिलाएं घर की पहले से ही थाने पर थीं। ऐसी सामान्य पूछताछ में कभी कोई कुछ भी नहीं बताता। बहुत कम ऐसे ईमानदार, उसूलों के पक्के अपराधी होंगे जो अपराध करने के बाद बिना जरा सा भी दबाव बनाए हुए अपने अपराध को कबूल कर लेते हैं। वरना आपराधिक मानसिकता का आदमी अंतिम समय तक कोशिश ये करता है कि उसके अपराध का पता पुलिस को न लगे और इसीलिए पुलिस के सवालों के जवाब को पहले से तैयार रखता है। लेकिन पुलिस के सवाल और उसके जवाब तब गड्ढमड्ढ हो जाते हैं जब पुलिस अपने पर आ जाती है।
जब पुलिस अलग अलग वाद्य यंत्रों से सांस्कृतिक कार्यक्रम करने लगती है। यही राहुल जांगीद के साथ हुआ। पुलिस ने अपना कार्यक्रम शुरू किया। बहुत देर तक उसने अपने आप को रजिस्ट किया और वही किस्से कहानी बताने लगा कि मैं इससे बात करके चला आया था, मैं उससे बात करके चला आया था। लेकिन थोड़ी देर बाद बात परत दर परत खुलने लगी। हुआ यूं था कि संतोष कंवर का छोटा बेटा गोविंद कंवर, जिसकी उम्र करीब 32 साल थी, वो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत, जैसे वो कहते हैं ना, कंस्ट्रक्शन के काम में उसे महारत हासिल हो गई थी और उसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लोग ले जाते थे। बड़ा उसने पैसा भी कमाया और उससे अपनी पत्नी और एक बच्चा भी था उनका 6-7 साल का, उनकी अच्छे से परवरिश करता था। एक दिन वो अपनी किसी साइट पर, जो तीसरे माले पर किसी सिलसिले में कोई राय देने के लिए या कोई कंस्ट्रक्शन से संबंधित किसी बात के लिए ऊपर गया था, अचानक फिसला, नीचे आ गिरा। जान तो बच गई, लेकिन उसकी रीढ़ में तमाम चोटें आ गईं। महीनों वो बिस्तर पर रहा और जब फाइनली डॉक्टर्स ने ये कहा कि अब ये बैठ कर ही काम कर सकता है, पैरों से चलकर काम करना इसके लिए नामुमकिन है। बहुत ढेर सारी फिजियोथेरेपी के तमाम जो प्रैक्टिसेस हैं उसके करने के बाद भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा जब ये अपने पैरों पर चल सके। कहीं कहीं 8-10 साल का भी समय बताया गया। ये भी बताया गया कि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, हड्डियाँ अभी मजबूत हैं, तो हो सकता है फिजियोथेरेपी से 4-6 साल में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाए। लेकिन पत्नी मोना को जैसे ही पता लगा कि अब ये किसी काम के लिए बेकार हो गया है, वो फौरन अपने पीहर चली गई। उसका पीहर वहीं पास में बुर्ज कलां गांव में था। जब देखा कि पैसों की दिक्कत हो रही है, काफी समय हो गया, तो कमाया हुआ पूरा पैसा या रखा हुआ पूरा पैसा गोविंद के इलाज में खर्च हो गया, तो उसने पास की ही एक सीड फैक्ट्री में खुद काम करना शुरू किया। गोविंद को अपने हाल पर उसके घर में छोड़ दिया। पीहर में रह के वो सीड फैक्ट्री में जाने लगी। सीड फैक्ट्री में उसके साथ का एक सहकर्मी, बस स्टैंड का रहने वाला राहुल जांगीर, उम्र उसकी भी 32 वर्ष थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती हुई तो आप समझ रहे हैं कि बहुत जल्दी ही ये संबंधों में तब्दील हो गई। मोना उसे अपने पीहर बुर्ज कला वाले घर में बुलाने लगी और आने जाने की फ्रीक्वेंसी जब बहुत ज़्यादा हो गई तो पीहर वालों ने ये कहा कि भाई तुम्हें अपनी ससुराल में रहना चाहिए, आदमी तुम्हारा अभी भी जिंदा है, अगर तुम उसको छोड़कर यहाँ रहोगी तो प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी वो दूसरों के नाम, जो उसकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं वो उसके नाम कर देगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लिहाजा तुम्हें अपने ससुराल जाना चाहिए। पीहर वालों ने तो इस गरज से कि यहाँ से चली जाए तो गांव में जो बदनामी हो रही है वो बदनामी बंद होगी, लेकिन घर की बेटी है, उससे कैसे कहें कि ये जो राहुल का आना जाना है इससे बदनामी हो रही है। बात तो खैर मोना भी समझ गई, लेकिन फौरन वो बच्चे को लेकर वापस चली आई अपने नैनो आशीर्वाद, नैनो कॉलोनी वाले घर में, यानी अपने ससुराल में। और उस दिन जब वो पहुंची है, उसके 3-4 दिन के बाद ही जब परेशान होकर राहुल ने उसे फोन किया तो उसने कहा कि मैं अपने ससुराल आ गई हूं।
और मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। जैसे ही मौका मिलेगा तुम ससुराल मेरे आ जाना। अचानक वो जिस दिन उसने बुलाया था पहुंच गया राहुल, लेकिन मोना उस दिन अपने पीहर चली गई थी। गिले शिकवे हुए कि बुला के चली गई, लेकिन उसने कहा कि नहीं, कल तुम आ जाना। अगले दिन मोना अपने ससुराल में थी और राहुल भी उसके ससुराल पहुंच गया। अचानक माँ संतोष कंवर, गोविंद की माँ यानी मोना की सास की निगाह इन दोनों के कार्यकलापों पर पड़ गई। वो बिंदास जहां ये दोनों अपना प्रणय निवेदन कर रहे थे वहीं पहुंच गई और राहुल से कहा कि खबरदार दोबारा मेरे घर में मत दिखाई देना। तुम नहीं मानोगे, मैं गोविंद को बता दूंगी। वहां से मोना और राहुल दोनों घर से चले गए। मोना फिर अपने पीहर पहुंच गई। फिर वहीं राहुल मिला और राहुल ने कहा कि देखो, अब बात किसी न किसी दिन गोविंद को पता लगेगी और फिर हम लोग ससुराल तुम जा नहीं पाओगी और हम लोगों का मिलना जुलना अब यहाँ मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पीहर वाले भी ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ बहुत दिन तक रखने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए बेहतर है कि सास संतोष कंवर को मार दिया जाए, क्योंकि अगर ये जिंदा रही तो किसी दिन रायता फैल जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन का बताया कि मैं हर हाल में रहूंगी, मैं जैसे ही बताऊंगी आ जाना। वही हुआ। 6 मार्च 2024 को मोना ने टेलीफोन करके राहुल को बुला लिया। राहुल मां सास संतोष कंवर के पास बैठा। संतोष कंवर ने चिल्लाना शुरू किया कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम यहां नहीं आओगे, तुम्हारी कैसे हिम्मत पड़ गई फिर से हमारे घर में आने की। और अभी किराने की दुकान पे गोविंद गया हुआ है, बल्कि दोनों भाई गए हुए हैं, लौटने दो, आज ही बताऊंगी। इतना सुनना था कि पेचकस हाथ में लिए हुए राहुल ने गर्दन पर पेचकस से कई वार कर दिए और कंबल से उसका मुंह दबा दिया। सीने पर बैठकर सामने की तरफ से भी गर्दन में दसियों वार कर दिए। थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। चुपचाप वहां से निकला और अपने घर चला गया। यह पूछने पर कि क्या इस बात की जानकारी मोना को थी, उसने बताया कि बिल्कुल मोना को थी। मोना कमरे के बाहर खड़े होके इस बात की रखवाली कर रही थी कि भाइयों में से कोई आ न जाए या बाहर का कोई व्यक्ति आ न जाए। मोना ने अपने बेटे यानी गोविंद के 6 साल के बेटे को 5 रुपए देकर टॉफी लाने के लिए बाहर भेज दिया था। वो भी निगरानी वो करती रही कि ऐसा न हो कि बेटा भी हमारा आ जाए और उसे वो राहुल को देख ले। बॉडी को काले कंबल से अच्छी तरह से कवर कर दिया ताकि प्राइमा फेसी देखने में ब्लड का कोई निशान न मिले। यही वजह है कि जब दोनों भाई रात में लौटे, आवाज देने पे मां की आवाज नहीं आई। कंबल हटा के देखा तो मां की मृत्यु हो चुकी थी। इस स्वीकारोक्ति के बाद मोना और राहुल दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, जब तक गोविंद ठीक था, अच्छे पैसे कमा कर लाता था, अच्छा पैसा घर में खर्च करता था, मोना और बच्चे के ऊपर जो उनकी जरूरत होती थी उससे ज्यादा ही पैसा खर्च किया करता था। तब मोना राहुल से अच्छा पति किसी को मानती नहीं थी
और जैसे ही उसे चोट लगी, साल भर में जमा सारा पैसा खर्च हो गया और जब डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब ये चलने फिरने लायक कभी नहीं हो सकता, यानी कंस्ट्रक्शन के उस काम में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो उसे लगा कि अभी हमारे लिए बेकार हो गए। फौरन अपने उस बीमार पति को छोड़कर अपने पीहर चली गई। अब आप सोचिए कि कितनी मौका परस्त वो महिला रही होगी, कितनी लालची महिला रही होगी, कितनी खुदगर्ज महिला रही होगी कि जिस समय उसके पति को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय में वो पति को छोड़ के पीहर चली गई। यही नहीं, उसने ये दिखाने के लिए कि मैं अपना कमा के खाऊंगी, पीहर वालों का कुछ नहीं खाऊंगी, ताकि लोग ये न कहें कि ससुराल को छोड़ के यहाँ आकर खा रही है, उसने एक सीड फैक्ट्री में नौकरी कर ली। वहीं पर राहुल भी सीन में आ गया। दोनों के आने जाने को लेकर पीहर के लोगों को बात अच्छी नहीं लगी। किस तरह से कहें कि यहाँ इसका आना ठीक नहीं है, घर की बेटी है। दूसरी तरह से कहा कि तुम अब अगर ससुराल में नहीं रहोगी तो तुम्हारा हिस्सा कोई नहीं देगा, तुम कहीं की नहीं रह जाओगी। ये कह के उसे ससुराल भेज दिया गया। लेकिन कहाँ मानने वाले थे ये दोनों प्राणी। ससुराल में भी उसने बुलवा लिया और जैसे ही राहुल का आना जाना मोना के यहाँ उसकी ससुराल में शुरू हुआ, बहुत अर्ली स्टेज में, हफ्ते भर के भीतर ही इन दोनों के क्रियाकलाप पे सास संतोष कंवर की नजर पड़ गई। बहुत नाराज हुई, राहुल को बहुत भला बुरा कहा और फिर उसके बाद उससे कहा कि आइंदा से इस घर में मत आना। मोना भी भांप चुकी थी कि इसके आने जाने की वजह से ही मुझे अपने पीहर से ससुराल आना पड़ा और अगर यहां भी वही कारण हो जाएगा तो मैं अब कहाँ जाऊंगी, क्यों हमारे पीहर वाले अब की बार मुझे एक्सेप्ट करेंगे। एक दो दिन के लिए तो बात कोई नहीं है, कोई नहीं कहेगा, लेकिन अब मुझे कुछ न कुछ इसका इंतजाम करना पड़ेगा। राहुल और मोना ने बैठ के डिसाइड किया कि संतोष कंवर को पहली फुर्सत में निपटा दो, वरना ये किसी न किसी दिन तमाशा खड़ा कर देगी और फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। ना हम तुमसे तुम्हारे पीहर में मिल पाएंगे, ना हम तुमसे तुम्हारे ससुराल में मिल पाएंगे। और तय प्लान के मुताबिक राहुल ने आकर मां संतोष कंवर की हत्या कर दी, मोना के सास संतोष कंवर की हत्या कर दी। चूंकि कोई रंजिश किसी की नहीं थी, पूरा गांव स्तब्ध था कि इसको कौन मार के चला गया। भला हो इस सीसीटीवी का कि सीसीटीवी ने 800 सीसीटीवी की फुटेज की एनालिसिस करने के बाद राहुल का घर से जाना और घर पर आना, चूंकि इनके घर या आस पड़ोस में कोई कैमरा नहीं था, लिहाजा आगे और पीछे के कैमरे की मूवमेंट्स को मैच करके ये तय पाया गया कि यही आदमी था जो इसके घर के आगे कहीं दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब इसके घर में गया और थोड़ी देर में लौटकर वापस तेज कदमों से चला गया। इसके बारे में जांच पड़ताल हुई, पता लग गया कि साहब ये मोना का आशिक है। फिर पुलिस को कोई डाउट नहीं रह गया, खाली कारण का पता करना था पुलिस को कि आखिर किस वजह से इसकी हत्या हुई। राहुल लाए गए, पूछताछ हुई, अच्छी वाली श्रेणीबद्ध हर तरह की पूछताछ हुई और सारी बातें साफ हो गईं। बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल, कौन कौन कहां कहां क्या क्या कर रहा है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। मोबाइल ने कहीं तो जीवन आसान किया, कहीं बहुत दुरूह कर दिया जीना। कौन बहू या लड़कियों के पीछे
नाचता फिरेगा। किससे बात कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं, इतनी फुर्सत किसको है। और इसका रोकना बहुत मुश्किल हो गया है। जाने कितनी सत्य घटनाएं अपराध की मैंने इस सिलसिले में बताई हैं कि नजर पड़ी कि जिसकी नजर पड़ी वो मारा गया। लगा कि ये तो हमारी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर गलत पे किसी ने नजर डाल दी तो आप समझिए जान से गया। मतलब जान बचाने के लिए आप ऐसा गलत कहीं देख लें तो दो ही उपाय आपके पास हैं, या तो आप आंख बंद कर लें या नजरें फेर लें। लेकिन यह व्याकुल मन जो है ये मानता नहीं है, और खासकर उस जगह बिल्कुल नहीं मानता जहां पर अपने बेटे या बेटी की इज्जत का सवाल हो। जानते सब हैं कि कहने पर, बताने पर, टोकने पर, हल्ला करने पर, चिल्लाने पर हमारा ही नुकसान होगा। लेकिन चूंकि बच्चों की इज्जत से जुड़ी हुई बात है, इसलिए मन नहीं मानता। अगर उसी समय किसी के माध्यम से पुलिस को खबर की गई होती कि साहब मेरे घर में ऐसा चल रहा है, और पुलिस ने बुलाकर तंबीह कर दिया होता कि खबरदार अब मत दिखाई पड़ना वहां, तो ये हत्या बिल्कुल ना होती। क्योंकि तब उसको पता होता कि अगर ये मारी गई या ये लड़की मारी गई तो पुलिस बिना एफआईआर के भी मुझे उठाकर ले जाएगी। लेकिन अगर पुलिस को ये बात बताई गई होती तो बदनामी बहुत होती। नजर बंद कर लेते तो बदनामी है, पुलिस को बता देते तो बदनामी है। जान तो बच जाएगी लेकिन बदनामी होगी। और इसी के लिए ये मुहावरा कहा गया है कि भय गत सांप छछूंदर की। न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है, न बचाते बन रहा है, न दिखाते बन रहा है, न चिल्लाते बन रहा है। इसीलिए कुछ तो निर्णय तुरंत कर लेने चाहिए। आंख बंद करनी है कर लीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आंख के सामने है, आपने देखा है, कुछ गुजर रहा है आपके सामने, तो जरूर इसकी शिकायत करिए। जरूर ये देख लीजिए कि किस स्तर पे इसके बारे में बताना उचित होगा। ये आप पर है। अगर आप फौरन मौके पर और तुरंत निर्णय नहीं लेंगे तो आपको आपकी जान जाने में देर नहीं लगेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।